गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। साथियों, आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की बुक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। तो साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, परिचय वाला जो पार्ट था वो डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है वो एक बार इससे पिछली वाली वीडियो देख लें। तो साथियों, चलो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो साथियों, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, आज ये हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में जानेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में। ठीक है, इराक और जो कुवैत के बीच में युद्ध हुआ था उसके बारे में, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था वो भी समझेंगे। ठीक है साथियों। तो साथियों, पहला पॉइंट जो है वो है सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आप जैसा कि जानते हो, सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसको लीड कौन कर रहा था, रशिया, उसका विघटन हो जाता है 1991 में। तो हर कोई हैरान था कि ये कैसे हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है 1945 में, तो दो महाशक्तियों का जन्म होता है उस समय, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। यूएसएसआर को कौन लीड कर रहा था? रशिया। ठीक है, तो दुनिया में दो गुट बन गए थे, विश्व में दो गुट बन गए थे। यूएसए के साथ कुछ देश थे, ठीक है, और रशिया के साथ कुछ देश थे। इन दोनों गुटों में आपस में काफ़ी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। तो जब यूएसएसआर, सोवियत संघ 1991 में टूट जाता है, इसका विघटन हो जाता है, तो विश्व में एक ही शक्ति बच जाती है, महाशक्ति, जिसका नाम होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है साथियों। तो 1945 के बाद दो महाशक्तियां थी और 1991 के बाद एक ही महाशक्ति बच जाती है, यूएसए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपना वर्चस्व 1991 से पहले नहीं दिखा पाया, अपना दबदबा नहीं दिखा पाया। 1991 से पहले भी अमेरिका ने, यूएसए ने अपना दबदबा दिखाया था। पर कहते हैं जैसे कि जो यूएसएसआर था वो उसको खुल के अपना शक्ति प्रदर्शन करने दे नहीं रहा था अमेरिका को। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि आप कोई व्हीकल चलाते हो, ठीक है, आप उसको टॉप गियर में नहीं चला सकते अगर बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है कहीं पर। तो जो यूएसएसआर था वो यूएसए को खुल के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं दे रहा था, वो एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा था। ठीक है, वो हर जगह हर काम में, यूएसए के हर काम में उसको टक्कर देता था। ठीक है, उसके सामने एक चैलेंज बनकर यूएसएसआर खड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि 1991 के बाद अमेरिका को खुलकर अपनी शक्ति को दिखाने का मौका मिल गया था। ठीक है, पर 1991 से पहले अमेरिका खुलकर अपनी शक्ति को नहीं दिखा पा रहा था। ठीक है, वो इसलिए नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि यूएसएसआर एक उसकी शक्ति में स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा था। ठीक है, वो उसको हर जगह टक्कर देता था, उसके लिए चैलेंज बना हुआ था, उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक ना था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत, या कहे कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह जान पड़ता है
कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। ठीक है साथियों, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हम इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरफ बर्ताव करना नहीं शुरू किया। तो साथियों, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो अमेरिका का दबदबा था वो 1991 के पहले से ही था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त को 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया था, तो उस समय अमेरिका ने अपने दबदबे का, अपने वर्चस्व का प्रमाण दे दिया था दुनिया को। तो इस पॉइंट में यही समझने वाली बात थी कि जो अमेरिका है उसने अपना दबदबा 1991 के बाद से नहीं, बल्कि 1991 के पहले से ही भी दिखाना शुरू कर दिया था। बट 1991 के बाद यूएसए को, अमेरिका को पूरी तरह से अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिल गया था। अब उसके बीच में या उसके सामने कोई उसका कंपटीटर नहीं बचा था। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है कि दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि यूएसए और यूएसएसआर में दोनों में टक्कर थी कि दुनिया में किसका दबदबा चलेगा। ठीक है, एट लास्ट जब 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो किसका दौर आ जाता है? यूएसए का दौर आ जाता है। अब दुनिया में किसका दबदबा चलेगा? यूएसए का। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज़्यादा गहराई तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि इराक ने कुवैत पर हमला कब किया था? 1990 में, 1990 में। ठीक है, और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। किसने? इराक ने। किस पर कब्जा जमा लिया था? कुवैत पर। और फिर होता क्या है कि इराक को समझाने की बड़ी कोशिश की जाती है, बट जो इराक था वो मान नहीं रहा था। ठीक है, जब सारी कोशिशें नाकाम रहती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। तो साथियों, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ काफ़ी सालों से चुप बैठा था, कहीं पर भी कोई सैन्य कार्रवाई होती थी, अब वो इस मौके पर उसने चुप्पी नहीं साधी और उसने बल प्रयोग की परमिशन दे दी। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की परमिशन दे दी, तो 34 देशों की मिलीजुली जो सेना होती है, आर्मी होती है, जिसमें 6,60,000 सैनिक होते हैं, वो अटैक कर देते हैं इराक पर। ठीक है, और इराक बड़ी जल्दी हार जाता है इस युद्ध में। ठीक है, आप देखो 34 कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है, जिसमें 6,60,000 सैनिक हैं। ठीक है,
इतनी बड़ी फौज से लड़ना इराक के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और इराक बहुत जल्दी हार मान जाता है और इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाए तो आप उसमें यही कहोगे, जो जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और कुवैत को छुड़ाने के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेना भेजी थी, ठीक है, जिसमें कितने देशों की सेना थी, 34 कंट्रीज़ की सेना थी, उसमें मिलिट्री थी, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, ठीक है। और इस युद्ध में जब इराक को हराया जाता है तो इसी युद्ध को क्या कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में इराक को हराकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना थी उसने कुवैत को आज़ादी दिलाई। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सैन्य अभियान को क्या नाम दिया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगर आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो क्यों चलाया गया था, तो आपने बताना है कि कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सेना भेजी थी 34 देशों की, ठीक है। तो जो ये युद्ध हुआ, 34 देश जो कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराने के लिए आए थे, जो ये ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। और मेनली जो कंट्री इस युद्ध को, जो देश इस युद्ध को लीड कर रहा था वो कौन था, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के सबसे ज़्यादा सैनिक इस युद्ध में लड़ रहे थे। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, उस सैन्य अभियान का प्रमुख कौन था, अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोव, ठीक है साथियों। और इसमें अमेरिका के कितने परसेंट सैनिक थे इस सैन्य अभियान में, 75%, ठीक है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो जो उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, तो उन्होंने अपनी सेना में जोश भरने के लिए ये एक स्टेटमेंट कही थी कि ये जो जंग है ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, ठीक है। बट जो इराकी सेना थी वो बहुत ही जल्दी हार जाती है, बहुत जल्दी सरेंडर कर देती है और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात सभी देशों को समझ आ गई थी कि हम अमेरिका से सैन्य क्षमता में काफ़ी पीछे रह गए हैं। अमेरिका सैन्य क्षमता में हमसे बहुत आगे चला गया है और वो युद्ध में अब टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से यूज़ करना अमेरिका ने शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। तो जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अमेरिका अब युद्ध में, वॉर में टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से यूज़ कर रहा था, ठीक है। उसने स्मार्ट बम बना रखे थे और वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी पूरा यूज़ कर रहा था इस वॉर को जीतने के लिए, ठीक है। तो अमेरिका ने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि वो बैठे बैठे भी युद्ध लड़ सकता था टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, ठीक है साथियों।
इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। तो देखा जाए तो इस युद्ध को टेलीविज़न में दिखाया गया, इस युद्ध की काफ़ी कवरेज मीडिया में दिखाई गई और ये एक वीडियो गेम वॉर जैसा हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की, उससे कहीं ज़्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। तो जो ये लास्ट पॉइंट है, इसमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका ने इस वॉर से, इस युद्ध से प्रॉफिट भी काफ़ी कमाया। क्यों? क्योंकि इराक के खिलाफ जो देश थे, ठीक है, उन्होंने अमेरिका को फाइनेंशियली, ठीक है, वित्तीय सहायता भी दी थी इराक को हराने के लिए। तो इस युद्ध में अमेरिका ने प्रॉफिट भी काफ़ी देशों से कमाया था। तो साथियों, चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का जो ये हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, ये यहाँ ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।